सिंह साहब, सिंह साहब यस सर। यस शुरू सर। कर दें सर, क्योंकि लोग आते रहेंगे अब, क्योंकि जो सर आ गए बिल्कुल ठीक फिर है। उनको हम थोड़ा लेट ना करें। सर बिल्कुल ठीक है सर। Very good evening. I welcome all of you on behalf of our Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on a very hot subject, which so many provisions are applicable from today onward. That is on latest on e-invoicing and latest GST notification issued pursuant to 50th GST Council meeting. And on this subject, our very own brother, CA, now advocate, Devender Singh ji with us. I welcome you, sir. I also welcome all the attendee on behalf of our study circle. And Devender Singh ji is not a new to us. He already blessed us by speaking on another subject of GST at a seminar. But still, for the recording purpose, I am introducing a very briefly. Devender Singh ji is a practicing advocate as on date. After practicing as a chartered accountant for more than 20 years, he has also qualified insolvency professional exam in first attempt. Other than being a speaker at various seminars for CAs and advocate, he has also been trainer in GST department and has taken numerous lectures before GST officials. He has his YouTube channel with the name of Devender Singh Simplifying GST, where he shares important case laws of GST. Other than education front, he has keen interest in writing poetry. He has published one poetry book titled Tum. I would request, with this, I welcome him once again, and I would request that in between or after the webinar, we would like to hear a one poetry from you, sir, also. So, with this, sir, once again, welcome and over to you, sir. थैंक यू राजेश जी। थैंक यू पुसा रोड सीपी स्टडी सर्कल। सबसे पहले तो राजेश जी मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि 31 जुलाई को आईटीआर की लास्ट डेट खत्म होने के बाद अगले ही दिन मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वेबिनार करना कि 31 जुलाई की शाम को आप खुद फ्री हो रहे हैं और 31 जुलाई को ही यू आर प्रिपेयर्ड कि 1 अगस्त को ये करना है। तो बहुत बहुत और not only for this, Rajesh ji, let me tell you one thing. Although I'm practicing in the field of GST now, but जब भी कपिल गोयल जी का होता है वेबिनार, तो I join as a member because there is so much आप learning. बता दिया करो ना सर, आप एज ए पैनलिस्ट ज्वाइन किया करो ना। He like sir. चलो, thank you sir. Next time I will surely discuss that with you. But at the same time, the same thing is because knowledge can be had from anywhere. और जो इनकम टैक्स के प्रोविजन, क्योंकि लॉ रिमेन्स लॉ, कानून तो कानून ही है। और मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कल ही आईटीआर की लास्ट डेट खत्म हुई है और आज के दिन ही एवरीवन इज कीन टू नो अबाउट ई इनवॉइसिंग, द लेटेस्ट चेंज दैट हैज टेकन प्लेस फ्रॉम टुडे। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये कंटेक्स्ट 2 मिनट ये क्लियर कर दूं कि ई इनवॉइसिंग इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट नाउ। तो अगर मैं सोचूं कि हम ई इनवॉइसिंग को बेसिक से शुरू करें तो लेक्चर बहुत ज्यादा एजुकेशनिस्ट टाइप सा बन जाएगा, बिकॉज ई इनवॉइसिंग में सिर्फ लिमिट चेंज हुई है। कोई मेथड या अगर कोई किसी के पास एक भी क्लाइंट है पहले से, तो ई इनवॉइसिंग का मेथड सेम है, सिर्फ ये है कि अब उसके लिए तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, उसका टैक्स बेस इंक्रीज हो रहा है एज फार एज ई इनवॉइसिंग इज कंसर्न। और जितने चेंजेस हों एज ए प्रोफेशनल, एज ए सीए और एज ए एडवोकेट, वी शुड नेवर गेट वरीड कि काम बढ़ गया। काम बढ़ गया तो फीस भी बढ़नी चाहिए। We should be inclined towards that as well, because अगर हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखें कि काम बढ़ गया, तो इट मींस समवेयर वी आर लैकिंग कि हम फीस नहीं बढ़ा रहे। अदरवाइज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी शुड बी हैप्पी कि काम बढ़ गया। दैट इज व्हाई वी ऑल आर हियर। और ई इनवॉइसिंग के ऊपर मैं बात करूं, और उसके अलावा क्योंकि 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग की भी बात सर ने करी है, तो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी उसके बाद 9 सीजीएसटी की नोटिफिकेशन आई, रेट नोटिफिकेशन भी आई, 8 सर्कुलर भी आई। बट आज के दिन, क्योंकि अभी पहला ही दिन है, तो ई इनवॉइसिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और 9 नोटिफिकेशंस के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अगर मैं 9 नोटिफिकेशन, 8 सर्कुलर्स और रेट नोटिफिकेशन सब कुछ बीच में 1-1.5 घंटे के अंदर कवर करना चाहूं, तो आई थिंक वो जस्टिस नहीं होगा। बेटर है कि कम किया जाए पर अच्छे से किया जाए।
तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग ये जो नई नोटिफिकेशन आई 5 CR से ज्यादा की, उसके बारे में मैं 2 मिनट बाद में बात करता हूँ। ई इनवॉइसिंग इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट नाउ। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 से हुई। 2020 में एक CGST की नोटिफिकेशन आई और 1 अक्टूबर 2020 से जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 CR से ज्यादा था उनके ऊपर एप्लीकेबल कर दी गई। गवर्नमेंट का शायद ये इंटेंट था कि जीएसटी नेटवर्क कहीं फेल ना हो जाए, कहीं एक्स्ट्रा ट्रैफिक ना आ जाए, तो उन्होंने पहले बड़े लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इसके अंदर कवर किए जिनका टर्नओवर 500 CR से ज्यादा था। और वंस दे गॉट टू नो कि नाउ उनका जीएसटी नेटवर्क, उनका पोर्टल इस बात को झेल सकता है, उन्होंने 500 CR से जो लिमिट है वो कम फेज्ड मैनर में 100 CR की, फिर 50 CR की, फिर 20 CR की, फिर 10 CR की, और उसके बावजूद भी जीएसटी नेटवर्क विद द ग्रेस ऑफ गॉड इट इज वर्किंग फाइन। तो उन्होंने अब सोचा इस लिमिट को 5 CR कर दिया जाए। तो जो टैक्स पेयर बेस है जो ई इनवॉइसिंग के अंदर कवर हो गया वो बढ़ गया। और ये जो नोटिफिकेशन नंबर आई 10/2023 जो इस साल इन्होंने 5 करोड़ लिमिट करी है, ये नोटिफिकेशन आई थी 10 मई 2023 को। और ई इनवॉइसिंग की जो इफेक्टिव डेट 5 CR से ऊपर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, उनके लिए एप्लीकेबिलिटी थी 1 अगस्त 2023 यानी कि आज से। अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 10/2023 पढ़ोगे तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा लंबी कहानियां देखने को नहीं मिलेंगी। उसमें यही कहा है कि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी 13/2020 में, उसमें जो हमने टर्नओवर लिखा हुआ है वो 1 अगस्त 2023 से उस टर्नओवर को, उस एग्रीगेट टर्नओवर को हम 5 CR कर रहे हैं। तो 5 CR से ऊपर। बट मैं जब वर्ड बोलता हूँ ये टर्नओवर, तो एक कंफ्यूजन होती है टर्नओवर क्या, तो एक वर्ड हमें ध्यान रखना है वो एग्रीगेट टर्नओवर। सेकंड एक जो बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एग्रीगेट टर्नओवर स्टेट वाइज नहीं है, ये पैन वाइज है। तो अगर किसी व्यक्ति का सपोज करो टर्नओवर इन दिल्ली 2 CR, हरियाणा भी 2 CR और पंजाब भी 2 CR, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो 5 CR से कम है। बट अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर देखो पैन वाइज ऑल ओवर इंडिया, तो देन इट कम्स टू 6 CR। तो ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कंट्री वाइज देखना है। ये अभी मैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि ई इनवॉइस जो इनवॉइस जनरेट किया जाता है वो सप्लायर के द्वारा किया जाता है, अनलेस वो रिवर्स चार्ज वाला सिस्टम हो। तो अगर किसी सप्लायर का टर्नओवर अगर 5 CR से ऊपर है तो आज के दिन से उसको जो इनवॉइस जारी करना है वो ई इनवॉइस जारी करना है। अब ई इनवॉइस सुनते ही ना एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि ये कोई नई चीज होगी, शायद कहीं सॉफ्टवेयर पे जाके कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट पोर्टल पे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि जिसका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ ना कुछ ऑलरेडी यूज कर रहा होगा। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मोस्टली 99% केसेस में कोई ऐसा नहीं होगा टैली, बिजी या सैप वाला सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा होगा। उन सब कंपनीज ने इस फैसिलिटी को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है कि ई इनवॉइस बहुत जल्दी से जनरेट। अदरवाइज करना आपको इशू इनवॉइस ही है, सिर्फ उसको ई इनवॉइस से 64 डिजिट का IRN जनरेट करना। एक क्वेश्चन ये राइज होता है, ये जो IRN जनरेट करते हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर, क्या वो मेरा इनवॉइस नंबर है? तो अगर सपोज कीजिए अगर यदि वो इनवॉइस नंबर होता और आपसे कोई इनवॉइस नंबर पूछ ले तो आपको 64 डिजिट बोलने पड़ेंगे, तो दैट इज जस्ट अ रेफरेंस नंबर। जैसे हम किसी को बैंक से पेमेंट करते हैं तो एक UTR नंबर जनरेट होता है, तो दैट इज जस्ट अ ट्रांजेक्शन नंबर, दैट इज नॉट द मेन नंबर। इनवॉइस नंबर अब भी वही है जो आपका सॉफ्टवेयर सीरियल नंबर वाइज इशू कर रहा है, क्योंकि रूल 46 में लिखा हुआ है कि इनवॉइस नंबर्स आर टू बी सीरियली इशूड, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। बट अगर आप 64 डिजिट का IRN देखेंगे तो वो रेंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो जाता है। तो दैट 64 डिजिट इज जस्ट अ रेफरेंस नंबर, नॉट इनवॉइस नंबर। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये 5 CR किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर हो गया, ये पता किसे करना है? रजिस्टर्ड पर्सन को, प्रोफेशनल को, या पोर्टल के ऊपर कोई टेक्निक है कि पोर्टल हमें बता दे कि आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा हो गया। तो देखिए पोर्टल ऑलरेडी ये एडवाइस कर रहा है
जिनका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा हो गया. सो पोर्टल इज असिस्टिंग यू if your aggregate turnover has exceeded 5 CR. Portal is advising you to go for e-invoice. But assume कीजिए कि अगर पोर्टल में किसी कारणवश 5 CR नहीं भी बता रहा, तो क्लाइंट और प्रोफेशनल हैज टू बी विजिलेंट एनफ कि वो चेक करें कि टर्नओवर 5 CR से एक्सीड किया है या नहीं किया. अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि 5 CR ये जो टर्नओवर देखना है, ये कब का देखना है, क्योंकि जनरली जो भी प्रोविजंस होते हैं, अगर हम इनकम टैक्स ऑडिट भी देखें तो लास्ट ईयर के टर्नओवर को काफी जगह सेक्शन 44 में यूज किया गया है. बट जीएसटी में जब एग्रीगेट टर्नओवर देखने की बात आ रही है, तो जो नोटिफिकेशन में जो लिखा है कि आपके पिछले किसी भी कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से एक्सीड कर चुका, तो आज के दिन से आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है. सो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 देखूं, फाइनेंशियल ईयर 17-18 अगर मैं बोलूं तो मैं 9 मंथ्स बोलूंगा, क्योंकि जीएसटी जुलाई से लागू होगा. 17-18 के 9 महीने या 18-19 या 19-20, 20-21, 21-22 या 22-23 एनी ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से एक्सीड कर चुका, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल. और मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का टर्नओवर 8 करोड़ था 17-18 में, 18-19 में भी 8 CR रहा, 19-20 में भी 8 CR रहा, तो आज तक तो उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं थी. और शायद कोरोना की वजह से, जबकि मैं चाहता हूं ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो, बट अगर कोरोना की वजह से उसका टर्नओवर बाद में गिर गया या उसका बिजनेस काफी कम रह गया और आज के दिन टर्नओवर 1 CR है, still e-invoicing would be applicable because it says any of the preceding financial year, completed financial year from 17-18 till 22-23, any of the completed financial year अगर aggregate turnover 5 CR से exceed कर चुका, तो आज के दिन से e-invoicing is applicable. तो इसमें कोई सोचे कि आज के दिन तो मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर तो 1 CR रहा, तो it will not make sense, because if any completed financial year it has exceeded, so e-invoicing is applicable from today. And one more thing, जब मैं aggregate turnover की बात करूं तो I have to take pen wise turnover लेना, all over India का turnover लेना है, इसको state wise नहीं लेना. आप किसी व्यक्ति का सपोज करो दिल्ली के अंदर टर्नओवर 6 CR है और किसी दूसरे स्टेट में टर्नओवर 5 लाख रुपीस है, तो ई इनवॉइसिंग उस स्टेट में भी एप्लीकेबल रहेगी जिसमें टर्नओवर, उस स्टेट का टर्नओवर सिर्फ 5 लाख है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर इज 6 करोड़ 5 लाख रुपए. तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो मेरा 5 CR अगर एक साल में भी एक्सीड हो चुका, तो ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल. सप्लायर को इन बातों का तो ध्यान रखना, और ये दीज आर नॉट न्यू थिंग, सो आई एम नॉट गोइंग दैट मच इनटू डिटेल, बिकॉज ये अगर आज से 3 महीने पहले 2 महीने पहले मैं ये वेबिनार दे रहा होता, तो सिर्फ इस 5 करोड़ की जगह मैं फिगर को 10 CR बोल रहा होता, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता. बट एज्यूम कीजिए अभी तक जो कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर है, किसी का टर्नओवर 5 CR से एक्सीड नहीं हुआ, बट इस अप्रैल से लेकर जुलाई तक सपोज कीजिए बिजनेस काफी अच्छा चला और इन 4 महीनों में जो टर्नओवर है वो 7 CR पहुंच चुका है एग्रीगेट टर्नओवर, तो क्या आज से मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी? चैट बॉक्स में कोई यस और नो अगर आंसर आ जाए तो नथिंग लाइक दैट. पिछले जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीटेड हुए 22-23 तक, टर्नओवर कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से एक्सीड नहीं किया, बट ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स अप्रैल टू जुलाई 2023 turnover has exceeded 5 CR. Is e-invoicing applicable over that registered person? So one answer is, I have not received any answer in the chat box. Well, mixed answer are there, yes or no. The answer is no. अगर इस साल आपका टर्नओवर 5 CR एक्सीड किया है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी. इस फाइनेंशियल ईयर से आपके नॉर्मल इनवॉइस वर्क ही करेंगे. देयर इज नो नीड फॉर ई इनवॉइसिंग जिनका कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से नहीं पहुंचा. इसी एग्जांपल को अगर मैं एनहांस करूं कि सपोज कीजिए किसी ने अपना बिजनेस इसी साल शुरू किया, तो पिछले किसी साल में तो उसका कोई टर्नओवर था ही नहीं, और इस साल में उसका टर्नओवर एज्यूम कीजिए नवंबर में जाकर 5 CR
क्रॉस कर जाता है तो उसको तब भी इस साल में ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है, चाहे 5 CR हो जाए चाहे 50 CR हो जाए। ही हैज टू वेट कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर पहले खत्म हो और अगले फाइनेंशियल ईयर से वो ई इनवॉइसिंग को शुरू करें। देखिए ये तो बात हुई सप्लायर की। अब मैं रेसिपिएंट के एंगल से इसका इंपैक्ट देखूं। एक रूल 48 में ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और उसने ई इनवॉइस अगर इशू नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उसके द्वारा अगर कोई नॉर्मल इनवॉइस इशू किया गया है वो इनवॉइस है ही नहीं। इट मींस किसी के ऊपर अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, अगर सपोज कीजिए जिसके ऊपर आज से इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है, लास्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर में किसी साल में भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से ज्यादा हो गया और आज के दिन भी यदि वो नॉर्मल इनवॉइस इशू करता है और ई इनवॉइस जारी नहीं करता तो इट विल बी डीम्ड कि उसने इनवॉइस इशू किया ही नहीं है और वो जो उसके द्वारा इशू किया गया इनवॉइस है वो इनवॉइस होगा ही नहीं। तो रेसिपिएंट के एंगल से अगर सोचिए कि रेसिपिएंट के एंगल से अगर उसके पास एक ऐसा इनवॉइस है जो कि ई इनवॉइस होना चाहिए था, तो सेक्शन 16 में एक शर्त है कि आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हो जब आपके पास इनवॉइस हो। रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी इफ ही इज हैविंग इनवॉइस विद हिम एंड इफ ही इज हैविंग इनवॉइस विद हिम व्हिच इज नॉट ई इनवॉइस, देन वो इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा और उसको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज हो सकता है कि रेसिपिएंट कहेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। तो पोर्टल ये बात बताता है कि किसी पर्टिकुलर सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल और ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। सो रेसिपिएंट हैज टू बी वेरी अलर्ट ऑन दिस पार्ट कि अगर सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस ही लेना है, क्योंकि नॉर्मल इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा और अगर उसके पास इनवॉइस ही नहीं है तो सेक्शन 16 की शर्त पूरी नहीं होती और अगर सेक्शन 16 की शर्त पूरी नहीं होती तो आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर रेसिपिएंट ये नहीं कह सकता कि ही डजंट नो वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ओवर अ पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन और शुड आई से सप्लायर और नॉट। रेसिपिएंट कैन नॉट टेक शेल्टर ऑफ दिस। यहाँ पर मैं 2 मिनट का ब्रेक लेकर आपके साथ एक केस लॉ डिफरेंट शेयर करना चाहूंगा। एक मैं ये इनवॉइसिंग की 2 मिनट के लिए बात नहीं कर रहा हूं। एक जजमेंट आई थी कलकत्ता हाई कोर्ट की एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज की। उसमें रेसिपिएंट के पास किसी सप्लायर के इनवॉइसेस थे, उसने सप्लायर से सप्लाई ली हुई थी और बाद में उस सप्लायर का नंबर रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हो गया और डिपार्टमेंट ने रेसिपिएंट को कह दिया कि क्योंकि सप्लायर का नंबर बैकडेट से कैंसिल हो गया इसलिए आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उस केस में रेसिपिएंट ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि उसका नंबर बैकडेट से कैंसिल हो जाएगा या मैंने जिस दिन सप्लाई ली थी उस दिन उसका नंबर एक्टिव था, पोर्टल जो है वो उसका नंबर एक्टिव दिखा रहा था। आई टुक द इनवर्ट सप्लाई, मैं सेक्शन 16 की सारी शर्तें पूरी करता हूं और हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया। और अभी एक रिसेंटली जजमेंट आई है मद्रास हाई कोर्ट की जिसमें किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हो चुका था, किसी सप्लायर का नंबर कैंसिल हो चुका था और उसके बाद किसी रेसिपिएंट ने उससे सप्लाई ली। मद्रास हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं की। आप अगर पोर्टल पर जाकर देखते तो आपको पता चल जाता कि सप्लायर का नंबर तो उस दिन से कैंसिल है, ऑलरेडी ये पोर्टल पर शो हो रहा है, तो अब आपको रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो रेसिपिएंट की भी पूरी ड्यूटी है सप्लायर के साथ कि वो चेक करे कि किसी पर्टिकुलर सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल और नॉट। और एज ए प्रोफेशनल यदि हम भी किसी से सप्लाई इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं तो हमें अपने पर्सनल केसेस में भी वी शुड चेक कि उस पर्टिकुलर सप्लायर के ऊपर कहीं ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल तो नहीं है। यदि उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है देन वी शुड गो फॉर ई इनवॉइस ओनली, बिकॉज अगर हम ई इनवॉइस की जगह नॉर्मल इनवॉइस लेंगे तो वो इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा, सेक्शन 16 की शर्त पूरी नहीं होगी। ये नेक्स्ट पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता कि अगर कोई रेसिपिएंट अगर ई इनवॉइस की जगह नॉर्मल इनवॉइस ले ले तो उसके साथ क्या हो सकता है, आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 16 की एक शर्त में इनवॉइस का होना काफी जरूरी है। राजेश जी मुझे शेयर स्क्रीन की ऑप्शन देंगे, मैं पीपीटी शेयर कर दूं? है सर, आपका ऑप्शन है बस। अच्छा ओके ओके। हाँ।
अब अगली जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूँ, एक्चुअली ये भी कोई नई बात नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए मुझे शेयर सर करनी है। 2 क्वेश्चन आए हैं इसी से रिलेटेड, वो यही ले सर लो मैं आप, अच्छा रहेगा, या सर बाद बस में मेरा लेंगे? ई इनवॉइस के ना 2-3 पॉइंट है, वो खत्म करके मैं क्वेश्चन ओके ओके सर, एज यू उसके बाद विश। मैं नोटिफिकेशन पे मूव करता ठीक है भाई। हूँ। अच्छा, अगली जो चीज है, अगली जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूँ वो ये है कि किन लोगों के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल ही नहीं है। तो पहला, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। मैं एग्जांपल के साथ इसको शेयर करता हूं। जो रजिस्टर्ड पर्सन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रजिस्टर्ड हैं, उनको ई इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो सप्लायर है। इट मींस अगर वो इनवॉइस जारी कर रहे हैं, अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रजिस्टर्ड है, अगर वो इनवॉइस जारी कर रहे हैं और अगर वो नॉर्मल इनवॉइस भी जारी कर देते हैं, तो दैट इनवॉइस इज गुड एनफ। बट अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई रेसिपिएंट है और अगर सपोज कीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई सप्लाई दे रहा हूं और मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो मुझे ई इनवॉइस ही देना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। जो एग्जेम्पशन है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को है जब वो सप्लायर के रूप में इनवॉइस जारी करते हैं। एज ए रेसिपिएंट उनके पास ऐसी एग्जेम्पशन नहीं है कि अगर वो रेसिपिएंट है तो वो नॉर्मल इनवॉइस भी ले लेंगे तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला किसी को इनवॉइस जारी कर रहा है, तो उसको अगर वो इनवॉइस नहीं भी जारी करेगा ई इनवॉइस, तो दैट विल वर्क। यहाँ पर बिजनेसेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, स्क्रीन आपके सामने है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, और सीबीआईसी की नोटिफिकेशन नंबर भी शेयर कर दी है। उसी तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इनको भी ई इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनको एग्जम्पशन देने का पर्पस क्या है? इनको एग्जम्पशन देने का पर्पस ये है कि ये, जैसे कोई अगर आप मूवी देखने जाते हैं किसी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, तो वो उस टिकट को ही इनवॉइस मान लिया जाता है। तो अब एज्यूम कीजिए कि अगर आप टिकट लेने में लाइन में खड़े हैं और वो अगर आपको ई इनवॉइस जारी करें, तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। सेम विल अप्लाई इन द केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की किसी ने अगर बस बुक कराई और अगर उसके ऊपर बस वाले का टर्नओवर अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है, तो अगर वो ई इनवॉइस जारी करेगा तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। सो दैट इज व्हाई दे हैव बीन गिवन एग्जेम्पशन कि आपको ई इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है। और ये भी कोई नया पॉइंट नहीं है। अगेन मैं वही कहूंगा कि मैं ई इनवॉइसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नोटिफिकेशन के ऊपर जल्द से जल्द आना चाहता हूँ। पर्पज सिर्फ ये है कि हम ई इनवॉइसिंग को ये समझ लें कि हमें कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना है। और मेरे ख्याल से आई हैव शेयर्ड एनफ ऑन ई इनवॉइसिंग, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR लास्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर में कभी भी एक्सीड हो गया, ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे। अब मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूं। और एक क्वेश्चन है, इज सेल रिटर्न इज कंसीडर्ड फॉर एडजस्टमेंट एज एग्रीगेट टर्नओवर? देखिए, अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें, तो क्या आप जब सेल दिखाते हैं, क्या आप उसको माइनस करके दिखाते हैं डिस्क्लोजर पर्पसेस से, या नेट ऑफ करके दिखाते हैं? तो वी शो इट वेरी सेपरेटली। तो इट शुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एज एग्रीगेट टर्नओवर। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, सेल्स रिटर्न का बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहिए। और इसको भी मैं एक दूसरी बात से चेंज करता हूं। एज्यूम कीजिए किसी व्यक्ति का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 6 करोड़ रुपए, और उसको अप्रैल 2023 में 1.5 करोड़ रुपए का सेल रिटर्न आ गया, तो उसको आप लास्ट ईयर के टर्नओवर के आप 4.5 CR कर देंगे कि उसको माइनस करके? फिर तो अगर हो सकता है सेल रिटर्न 6 महीने तक आता रहे, फिर तो रोज ही टर्नओवर प्लस माइनस होता रहेगा। कहीं ना कहीं तो वी हैव टू स्टॉप। दैट इज व्हाई सेल रिटर्न को हमें माइनस नहीं करना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ऑलरेडी CGST एक्ट में दी हुई है। साथ के साथ मैं एक चीज और जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां डाउट हो जाए, देन एज ए प्रोफेशनल आई विल एडवाइज माई क्लाइंट टू गो फॉर अ सेफर अप्रोच। जहां पर ऐसा डाउट हो जाए कि करना है या नहीं करना और मुझे क्लियर कट आंसर नहीं मिल रहा, तो बेटर टू गो विद
दैट थिंग कि अगर किसी के ऊपर अगर इनवॉइसिंग नहीं भी है और अगर वो भी इनवॉइस कर देगा तो दैट इज नॉट अ फॉल्ट। बट अगर किसी के ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल है और उसने इनवॉइस जारी नहीं किया तो उसके द्वारा जारी किया गया इनवॉइस इनवॉइस ही नहीं है, और अगर वो इनवॉइस ही नहीं है तो उसका तो वायलेशन हुआ ही हुआ, रेसिपिएंट का भी आईटीसी का नुकसान होने वाला। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन रहे तो चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। जो अगला क्वेश्चन है संजीव जैन जी का है कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल इन केस ऑफ आरसीएम इनवॉइस। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करता हूं। जो रिवर्स चार्ज है वो दो सेक्शन के अंदर कवर है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एज वेल एज सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। तो as far as section 9 subsection 3 is concerned, yes, e-invoicing is applicable, but as far as section 9 subsection 4 is concerned, e-invoicing is not applicable. But very good question संजीव जी की ये, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था कि 9 सबसेक्शन 3 से परटेनिंग आपने पूछा या 9 सबसेक्शन 4 से परटेनिंग पूछा। तो अगेन आई एम सेइंग for as far as section 9 subsection 3 is concerned, RCM invoices e-invoicing is applicable, but as far as section 9 subsection 4 is concerned, e-invoicing is not applicable. I hope I'm clear on this. राजेश जी मैं मूव करूं नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि उस पर भी मुझे पौना 1 घंटा लग जाएगा। नो नोटिफिकेशन। Yes, 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 please, please, sir, please. फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो वी शैल टेक दैट। हाँ, please, sir, please. अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। एक तो मतलब धन्यवाद है पूरा का पूरा ये जीएसटी काउंसिल वाला का कि इन्होंने पिछले 6 साल से हमारा मन लगाकर बहुत रखा हुआ है। बार बार एक काउंसिल मीटिंग करते हैं, फिर नई नोटिफिकेशन आते हैं, फिर हम शेयर करते हैं, तो पूरा 6 साल से नोटिफिकेशन तो खत्म हो नहीं रही। तो ऑलवेज कहीं ना कहीं हमारा और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा, आल्दो आयरनी है, कई जगह जहां रिलीफ आता है वहां पर ये कहते हैं कि जिन्होंने पुराना अगर अपना कोई काम समय पर नहीं किया तो ये रिलीफ नोटिफिकेशन ला रहे हैं, आप रिलीफ का बेनिफिट लीजिए। बट अगर किसी ने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह या लेट फी भर दी है तो उनको भी गवर्नमेंट क्लियर है कि भैया आपके लिए रिलीफ नहीं है। कहीं आप ये मत कहना कि अगर मैं इतना समय की वेट करता और आज ये रिलीफ की नोटिफिकेशन आनी होती तो मैं उस वक्त इतनी लेट फीस भरता ही नहीं, तो आज मुझे उस लेट फीस का रिफंड दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट कहती है जिनका निबट गया उनका निबट गया, वो रिफंड मांगने ना आ जाए। ये जो नई नोटिफिकेशन है ये उन लोगों के लिए जो अभी तक बिल्कुल सोए पड़े रहे हैं, बट जिन्होंने अभी तक अपना काम नहीं किया, बट जिन्होंने टाइमली नहीं किया बट टाइम के बाद किया, बट अगर लेट फी वगैरह भर दी है तो उनके लिए रिफंड जैसी कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो नो नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आई 17 जुलाई 2023 को। पहली 3 नोटिफिकेशन थी 18, 19 और 20। 18/2023, 19/2023 और 20/2023। ये तीनों की तीनों संबंधित है मणिपुर से। जैसा कि वी नो देयर हैज बीन सम अनरेस्ट इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, तो गवर्नमेंट ने पहले अप्रैल और मई महीने के लिए उनकी जीएसटीआर 1 की डेट, जीएसटीआर 3B की डेट और टीडीएस से संबंधित रिटर्न जीएसटीआर 7 उनके लिए डेट को एक्सटेंड किया। और वो डेट जो एक्सटेंड की गई थी अप्रैल और मई महीने के लिए की गई थी कि आप 30 जून तक फाइल कर दीजिए। अदरवाइज हमें जो 3B फाइल करनी होती है वो मंथ एंड के 20 दिन के बाद तक करनी होती है, 20, 22 या 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड टर्नओवर। बट मणिपुर स्टेट के लिए अप्रैल और मई महीने के लिए इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया। बट क्योंकि अभी तक भी मणिपुर स्टेट में रेस्ट वाली कंप्लीट तरीके से सिचुएशन नहीं आई, तो गवर्नमेंट ने अप्रैल महीना, मई महीना और जून महीना, उन तीनों महीने के लिए जीएसटीआर 1 हो या जीएसटीआर 3B हो या जीएसटीआर 7, वो डेट को एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2023 कर दिया था, जो कि कल खत्म हो चुका है। तो अगर जो व्यक्ति जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मणिपुर में है, अगर उसने अप्रैल महीने की या मई महीने की या जून महीने की जीएसटीआर 1 कल तक भी अगर फाइल कर दी होगी तो उसको लेट नहीं माना जाएगा, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर। बट यहाँ पर एक बड़ा जरूरी प्रश्न खड़ा होता है
क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो शायद दिल्ली में बैठे हो अगर हम, स्पेशली अगर दिल्ली के अगर हम ज्यादा रजिस्टर्ड पर्सन है तो सोचेंगे शायद ये हमसे संबंधित नहीं है, बट ये हमसे डायरेक्टली संबंधित है। एंड लेट मी एक्सप्लेन विद यू व्हाई। एज्यूम कीजिए किसी दिल्ली के रजिस्टर्ड पर्सन ने मणिपुर के किसी रजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ट सप्लाई ली थी, गुड्स बाय किए थे, परचेज किए थे। तो एक नॉर्मल सिनेरियो में यदि मणिपुर वाले रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी GSTR1 टाइम पर फाइल कर दी होती तो दिल्ली वाला जो रेसिपेंट है, जो दिल्ली वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके वो GSTR2B में नजर आ रहा होता, क्योंकि सेक्शन 16 में एक ये भी शर्त है कि रेसिपिएंट के 2B में नजर आना जरूरी है यदि वो किसी इनवर्ट सप्लाई का ITC क्लेम करना चाहते हैं। और अगर सपोज करो किसी मणिपुर वाले रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी GSTR1 फाइल नहीं करी कल तक 31, क्योंकि उसके पास 31 जुलाई तक का टाइम था, तो दिल्ली वाले जो रेसिपेंट है, जो दिल्ली वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके 2B में नजर नहीं आएगा। और अगर नजर नहीं आएगा तो वो सेक्शन 16 की शर्त को पूरा नहीं करता, और अगर सेक्शन 16 की शर्त कंडीशन नहीं होती देन ही इज अनेबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दैट। बट देयर इज नो नोटिफिकेशन इन दैट रिगार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो इसने मणिपुर वाले किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ट्रांजैक्शन की और अगर उसके 2B में नजर नहीं आ रहा तो क्या ऐसा व्यक्ति ITC क्लेम कर सकता है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। तो मणिपुर वाले रजिस्टर्ड पर्सन के लिए तो बेनिफिट है कि उनके लिए GSTR1 या GSTR3B या GSTR7 अप्रैल महीना हो, मई महीना हो या जून महीना हो, मैंने तीनों नोटिफिकेशन एक साथ शेयर कर दी, 18, 19 और 20। 18 GSTR1 से रिलेटेड है, 19 GSTR3B से रिलेटेड है और 20 GSTR7 से रिलेटेड है। अगर वो 31 जुलाई तक भी फाइल कर देंगे तो मणिपुर वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनसे संबंधित रेसिपिएंट जो कि दूसरे स्टेट में हैं वो ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैं लिटरली उम्मीद कर रहा था कि एक नोटिफिकेशन इस रिगार्ड में जरूर जारी की जाएगी कि ऐसे लोग जिन्होंने मणिपुर वाले रजिस्टर्ड पर्सन से डील किया हुआ है उनके लिए भी कोई ना कोई बेनिफिट रहना चाहिए, उनके लिए ये अनड्यू हार्डशिप नहीं आनी चाहिए। जो मेंबर्स हैं जो देख रहे हैं वो भी अगर अपना व्यू चैट बॉक्स में देना चाहेंगे तो दे कैन गिव देयर व्यू इफ दे हैव डिफरेंट व्यू और दे एग्री विद मी, व्हाटएवर। आई वेलकम एंड एक्सेप्ट बोथ काइंड्स ऑफ व्यूज, बट इससे संबंधित उनके व्यूज हो तो वो भी दे सकते हैं। ये नोटिफिकेशन थी 18, 19 और 20। और अब मैं मूव करता हूं नोटिफिकेशन नंबर 21 पर। 20 नोटिफिकेशन नंबर जिस पे मैं मूव करने वाला हूं वो है 22 GSTR 495। इस नोटिफिकेशन को भी शेयर करने से पहले मैं 31 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन आई थी वो आपके साथ शेयर करता हूं तो आपको बहुत आसानी से अगली सारी की सारी नोटिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 को आई थी कंपोजिशन डीलर वालों के लिए। कंपोजिशन डीलर को रिटर्न की उसकी पीरियडिसिटी क्या होती है, क्वार्टरली या ईयरली? चैट बॉक्स में कोई बताएगा कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल। मोनिका जी दिस आंसर इज करेक्ट, दिस इज एनुअल एज ऑफ नाउ, बट अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 17, 18 या 18, 19 में चला जाऊं तो ये क्वार्टरली हुआ करती थी। दिस यूज्ड टू बी क्वार्टरली। 17, 18 या 18, 19 तो कितने क्वार्टर हो गए? 17, 18 और 18, 19 में 7 क्वार्टर्स हो गए, क्योंकि 17, 18 के लिए हमें एक क्वार्टर कम काउंट करना। यदि किसी कंपोजिशन डीलर ने 17, 18 या 18, 19 में अपनी क्वार्टरली कंपोजिशन जो रिटर्न फाइल करनी होती है यदि फाइल नहीं करी, या 19, 20, 20, 21, 21, 22 या तक की भी अगर उसने अपनी क्वार्टरली कंपोजिशन डीलर में जो रिटर्न फाइल करनी होती है 21, 22 तक के लिए अगर नहीं फाइल करी तो वो 30 जून तक फाइल कर सकते थे, और उनके लिए जो लेट फीस थी वो थी सिर्फ 500 रुपए, 250 अंडर CGST एंड 250 अंडर SGST। और अगर उनका लाइबिलिटी नील थी तो इनफैक्ट लेट फी भी नील थी। और ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी 31 मार्च 2023 को,
जिसमें उनके लिए बेनिफिट दिया गया था कि अगर वो 30 जून तक भी अपनी 17-18 या 18-19 की क्वार्टरली कंपोजिशन की रिटर्न या 19-20, 21-22 या 19-20, 20-21 या 21-22 की ईयरली कंपोजिशन वाली रिटर्न भी अगर 30 जून तक फाइल कर दें तो लेट फी या तो बहुत कम रहेगी या निल रहेगी अगर उनकी लायबिलिटी निल। तो ये डेट 30 जून तक थी, बट बाय वे ऑफ दिस नोटिफिकेशन नंबर 22/2023 दिस डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st डे ऑफ अगस्त। तो 2 महीने और बढ़ जाते हैं। तो इन केस अगर आपका कोई क्लाइंट कंपोजिशन स्कीम में और अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी 17-18 या 18-19 या बाद में एनुअल, तो वो 31 अगस्त 2023 तक भी अगर फाइल कर दें तो लेट फीस या तो बहुत कम रहेगी, 250 अंडर CGST, 250 अंडर SGST, और अगर उनकी कोई लाइबिलिटी है और अगर उनकी लाइबिलिटी निल है तो लेट फी निल रहेगी। तो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर देम। दिस वाज नोटिफिकेशन नंबर 22/2023। नाउ आई मूव टू द, और ये सारी नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 को आई थी और जो डेट एक्सटेंड हुई थी 30 जून 2023 तक, उन डेट्स को 31 अगस्त 2023 किया गया। बट फिर भी मैं उन सारी नोटिफिकेशन और उनके इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगली नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन डीलर तो मैं नहीं कहता कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कंपोजिशन वाला फाइल कर देगा, ये काफी कम है, या उससे कम से कम उसके ऊपर बहुत सिवियर इफेक्ट नहीं आ रहा। बट अगर किसी व्यक्ति का नंबर कैंसल हो चुका है और वो नंबर कैंसल हुआ था 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले, और वो नंबर कैंसल किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, और इस नोटिफिकेशन पे मैं 2 मिनट के बाद में आता हूं। देखिए, डिपार्टमेंट या तो नंबर कोई क्लाइंट खुद अपना नंबर कैंसिल करवाएगा कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, बिजनेस कैरी ऑन नहीं करना चाहता, या तो वो अपना नंबर खुद कैंसिल करवाएगा या उसका नंबर डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपना नंबर खुद कैंसिल करवाना चाहता है अपनी इच्छा से, दैट इज सेक्शन 29 सबसेक्शन 1। बट एक दूसरा सेक्शन भी है, जब कोई व्यक्ति खुद तो अपना नंबर कैंसिल करवाने की बात नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट उसका नंबर कैंसिल कर रहा है, then that section is 29 subsection 2। मैं अगर आपसे चैट बॉक्स में पूछूं तो क्या कोई मेरे से ये शेयर कर सकता है हाउ मेनी कंडीशंस हैव बीन गिवन देयर या हाउ मेनी टाइप्स हैव बीन गिवन देयर इन सेक्शन 29 subsection 2 where department on their own can cancel the number of a registered person? Can I have the answer in the chat box? Section 29 subsection 2, total number of conditions where department can cancel the number of registered person. कोई गैस ही लगा दो, 1 2 3 4 5। राजेश जी, आपका ही कोई गैस, एनी नंबर? मैं तो सर GST का काम करता नहीं हूँ ना। चलिए, गैस लगाना था, बट एक गैस आ गया कि 5। यस, देयर आर 5 कंडीशंस वेयर नंबर कैन बी कैंसल्ड बाय डिपार्टमेंट, और मैं 5 कंडीशन आपके साथ बड़ी जल्दी से जल्दी शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं बाद में 5 में से रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा 2 कंडीशन। पहला ये कि वो रूल्स या प्रोविजंस फॉलो ना कर रहा हो, तो उसका नंबर डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन, अगर वो कंपोजिशन डीलर है और एक स्पेसिफाइड पीरियड तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, नंबर कैंसिल किया जा सकता है। अगर वो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, एक स्पेसिफाइड पीरियड तक अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, नंबर कैंसिल किया जा सकता है। यदि उसने चौथी कंडीशन, अगर उसने वॉलंटरी नंबर लिया था और 6 महीने तक बिजनेस शुरू नहीं किया, उसका नंबर कैंसिल किया जा सकता है। और 5वीं कंडीशन, जहां पर उसने नंबर तो लिया बट फ्रॉड या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स करके नंबर लिया, तो ऐसे व्यक्ति का नंबर भी कैंसिल किया जा सकता है। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि 3 कंडीशन तो इसमें से सिवियर कंडीशन है। ऐसा व्यक्ति जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, या वॉलंटरी नंबर लेता है और 6 महीने तक बिजनेस शुरू नहीं करता, या नंबर लिया था बट फ्रॉडुलेंट मीन से लिया था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया। तो ये जो स्कीम आई, ये
उन 3 तरह के लोगों के लिए नहीं है। बट गवर्नमेंट 2 तरह के लोगों को कहती है कि चलो आपसे मिस्टेक हुई है बट आपको हम सिवियर काउंट नहीं करते, आप कंपोजिशन डीलर और एक स्पेसिफाइड पीरियड तक रिटर्न फाइल नहीं करी, या आप रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हो और स्पेसिफाइड पीरियड तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपके लिए एक फिर मौका है, रिटर्न फाइल कर दीजिए और अपने नंबर को स्टार्ट करो दीजिए। तो 2 कंडीशन out of section 29 subsection 2 where one composition dealer has not filed his return for a specified period or a regular registered person has not filed his return for a specified period. What they can do, अपनी रिटर्न फाइल कीजिए और नंबर को रिवोक करवा लीजिए यदि आपका नंबर कैंसिल हो चुका है। शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं कि जिस दिन उनका नंबर कैंसिल हुआ था उस दिन तक पोर्टल उनको रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है, उस दिन तक अपनी सारी रिटर्न फाइल कर दीजिए। और आपका जो नंबर कैंसिल हुआ वो 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले हुआ हो। और लास्ट चीज ये है कि आप 31 अगस्त तक रेवोकेशन की एप्लीकेशन दाखिल कर दीजिए। पहले यही डेट 30 जून 2023 तक थी, पर अब ये डेट 31 अगस्त 2023 हो गई है। और मैं ऐसे काफी क्लाइंट्स को जानता हूं जिनका नंबर इसी वजह से कैंसिल हुआ है कि उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो दे कैन फाइल देयर रिटर्न। और अगर उनका नंबर कैंसिल हुआ है तो रेवोकेशन की एप्लीकेशन जरूर दाखिल कर दीजिए और नंबर अपना स्टार्ट करवा लीजिए। पर सिर्फ 2 कंडीशन के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। कहीं आप सोचें कि ये 5 कंडीशन के लिए है, तो ये सिर्फ सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के सिर्फ 2 केसेस कवर कर रहा है, ऑल 5 केसेस कवर नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं 1-2 बातों को और जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा काफी क्लाइंट्स के साथ हुआ है। यदि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी रिटर्न नहीं भरी और डिपार्टमेंट ने अभी शोकोज नोटिस दिया और अभी नंबर कैंसिल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट जब जैसे ही शोकोज नोटिस देता है उस व्यक्ति का नंबर सस्पेंड हो जाता है, जिसको मैं कैंसिल नहीं मानूंगा। वो भी नंबर सस्पेंड हुआ है और अभी डिपार्टमेंट ने नंबर कैंसिल नहीं किया। तो ये स्कीम उन लोगों के लिए भी नहीं है जिनका नंबर सिर्फ सस्पेंड हुआ है। ये सिर्फ नंबर स्कीम उनके लिए जिनका नंबर कैंसिल हो चुका है। तो यहां पर हमें ये लगेगा कि जिनका नंबर कैंसिल हो चुका है तो दे आर इन बेटर सिचुएशन देन दोज कि जिनका नंबर अभी सिर्फ सस्पेंड हुआ है बट कैंसिल नहीं हुआ है। तो ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिनका नंबर अभी सिर्फ सस्पेंड हुआ है और कैंसिल नहीं हुआ है, उनके लिए रूल 21 ये कहता है, एक प्रोवाइजो है रूल 21 के अंदर, कि जिनका नंबर सस्पेंड हुआ है बट अभी कैंसिल नहीं हुआ है, अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपका नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके लिए तो वैसे ही रूल 21 है और वो तो फ्यूचर में भी रहेगा। बट जिनका नंबर कैंसिल हो चुका है सिर्फ 2 वजह से, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 की कंपोजिशन डीलर रिटर्न फाइल नहीं करी या रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करी, वो अपनी रिटर्न फाइल करके 31 अगस्त तक अपना नंबर स्टार्ट करवा सकते। तो दिस वाज नोटिफिकेशन नंबर 23/2023। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर Q&A बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बिकॉज मैं चाहूंगा कि जब नोटिफिकेशन खत्म हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम कवर कर लें। पर जिनका नंबर सस्पेंड हुआ है वो तो सिंपल अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, वो रूल 21 तब के प्रोवाइजो का सहारा ले सकते हैं। बट जिनका नंबर कैंसिल हो चुका है वो इस नोटिफिकेशन नंबर 23/2023 का सहारा लो। बट ये नोटिफिकेशन का बेनिफिट सिर्फ 31 अगस्त 2023 तक है। तो राजेश जी, हमने 1 अगस्त की बात भी कर रहे हैं और 31 अगस्त की बात भी कर रहे हैं, तो महीने शुरू की भी बात हो रही है और महीने एंड की भी बात। अब मैं अगली नोटिफिकेशन पे मूव करता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 24/2023। इसको डिस्कस करने से पहले मैं बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा सेक्शन 62 का, क्योंकि नोटिफिकेशन बाद में समझ में आएगी। अगर सेक्शन 62 नहीं पता तो ये नोटिफिकेशन भी समझ में नहीं आएगी। सेक्शन 62 में होता क्या है, यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, अभी अगेन आई विल से कि मैं नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, और प्लीज नोटिफिकेशन की स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा पीपीटी में, वो मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा। दिस इज नोटिफिकेशन नॉट नोटिफिकेशन। एनीवेज, मैं सेक्शन 62 पर मूव करता हूं।
सेक्शन 62 ये कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसको एक मौका दिया जाता है, एक फॉर्म 3 कैपिटल ए के अंदर उसको एक नोटिस दिया जाता है। फॉर्म 3 कैपिटल ए के अंदर एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दीजिए और जो आपका डिफॉल्ट है वो एक तरीके से दूर मान लिया जाएगा, लेट फीस जरूर देनी है। ये जो नोटिस दिया जाता है कि 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, ये हमें मौका मिलता है सेक्शन 46 में ऐसा लिखा हुआ है कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर्म 3 कैपिटल ए में। और अगर 15 दिन के अंदर भी फॉर्म 3 कैपिटल ए में अगर किसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो डिपार्टमेंट के पास पावर है वो उसकी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन की जिसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, उसको फॉर्म 3A का नोटिस दिया गया, सेक्शन 46 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया, उसके बाद भी अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी 15 दिन के अंदर तो डिपार्टमेंट में प्रॉपर ऑफिसर ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। और एज्यूम कीजिए कि डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर ने ऐसे व्यक्ति का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी। अब अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी तो इसके इम्पैक्ट सोचिए। डिपार्टमेंट जो टर्नओवर लेगा वो ऑफ कोर्स हायर साइड पे लेगा। एक तो वो पहले टर्नओवर देखेगा कि जो उनकी किताबों में आ रहा है लास्ट ईयर बेसिस, फिर वो उसमें 20% ऐड भी कर देंगे जैसा कि हमारा इनकम टैक्स में भी होता है। सेकंड एक पॉइंट सोचिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति का बेस्ट जजमेंट कर रहे हैं जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी, और अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी इट मींस वो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन 16 की एक शर्त ये भी है कि आप आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने आईटीआर फाइल करी हो, अगर आपने जीएसटीआर की रिटर्न फाइल करी हो। तो अगर डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर ने सेक्शन 62 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तो ना तो एक लंबा चौड़ा सिर्फ टैक्स बनने वाला है और ऐसे व्यक्ति को आईटीसी का बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। तो सेक्शन 62 एक बेनिफिट देता है कि अगर किसी व्यक्ति की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो जाए तो उसके 30 दिन के अंदर भी अगर वो अपनी रिटर्न फाइल कर दे, ऐसा सेक्शन 62 में लिखा हुआ है, तो उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विथड्रॉ मान लिया जाता है। तो सेक्शन 62 अपने आप में काफी अपॉर्चुनिटी एक रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। वो पहली अपॉर्चुनिटी तो ये देता है कि आप अपनी रिटर्न अपने टाइम पर फाइल कर दीजिए, तो सेक्शन 62 का नोटिस आएगा ही नहीं। अगर टाइम पर फाइल नहीं करी तो फॉर्म 3 कैपिटल ए सेक्शन 46 और इसके लिए एक एसओपी भी आई थी सर्कुलर 129 के अंदर, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फॉर्म 3 कैपिटल ए का जो नोटिस आता है उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है और रजिस्टर्ड पर्सन को कहा जाता है आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो ये इस नोटिस को विड्रॉ मान लिया जाएगा। एज्यूम कीजिए उसने तब भी रिटर्न फाइल नहीं करी, तब प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। उसके 30 दिन के अंदर भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल कर दे तब भी कोई नो हार्म डन, सिर्फ लेट फी फाइल करनी है, इंटरेस्ट वगैरह देना है, पर उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विथड्रॉ मान लिया जाता है। बट इस नोटिफिकेशन नंबर 24/2023 के थ्रू गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों के लिए इस प्लीज नोटिफिकेशन को मत देखिए, लड़का ने मेरे ख्याल से वर्ड चेंज नहीं किए, सिर्फ मैं इसको फिर हाइड कर देता हूं नोटिफिकेशन को। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, ओरिजिनल नहीं करी, फॉर्म 3A के बाद नहीं करी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बाद भी नहीं करी, वो लोग अगर 31 अगस्त तक भी अपनी रिटर्न फाइल कर दें तो उनका अगर कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है तो दैट विल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉ। शर्त यही है कि जो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास हुआ हो वो 28 फरवरी 2023 या उससे पहले हुआ। तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का बेस्ट जजमेंट ऑर्डर अगर 28 फरवरी 2023 या उससे पहले पास हुआ है और अगर वो 31 अगस्त तक भी अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ मान लिया जाएगा एंड दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द हार्म दैट इज बीइंग कॉज्ड टू देम बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 62। बिकॉज अगर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अगर वो फाइनलिटी अचीव कर ले तो रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी का बेनिफिट भी मिलने वाला
नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बात और भी शेयर कर दूंगा, आप करना चाहूंगा आपके साथ, कि सेक्शन 62 में यदि किसी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है, तो उसके पास जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ सेक्शन 107 की रहेगी, बाय वे ऑफ अपील। तो अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन भी अवेलेबल ना हो, एज्यूम कीजिए जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है वो 28 फरवरी के बाद हुआ है, ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ उनके लिए है जिनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर 28 फरवरी या 28 फरवरी से पहले हुआ है। तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी वो सेक्शन 107 की बाय वे ऑफ अपील रहेगी। और सेक्शन 107 आपको जो टाइम देता है वो 3 मंथ प्लस 1 मंथ कंडोनेशन अगर अलाउ हो जाए तो उतना ही पीरियड सेक्शन 107 अलाउ करता है। और मैं एक केस लॉ का भी नाम आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक केस लॉ हुआ था बेस्ट हाइजीन सर्विसेज का, मैं केस लॉ का नाम आपके साथ चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, दोज हु विश टू नोट दे मे नोट। बेस्ट हाइजीन सर्विसेज, इस केस में टाइमली अपील फाइल नहीं हुई थी तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल बेनिफिट देने से मना कर दिया। तो वन शुड फाइल अपील इन टाइम ऑल्सो, वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। बट ये सेक्शन 62 का जो ये मौका मिला हुआ है, जो अमनेस्टी स्कीम है, एवरीवन शुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट अर्लियर ये जो बेनिफिट था ये 28 फरवरी ये 30 जून 2023 तक अवेलेबल था, बट नाउ दिस डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st of August 2023. This was notification number 24/2023. राजेश जी मैं क्वेश्चन ले लूं या दो ही नोटिफिकेशन और रह गई उसके बाद एक ही साथ ले लूं बस? हाँ एक साथ ले लेना एज यू विश सर, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, दो ही नोटिफिकेशन रह गई। नोटिफिकेशन नंबर 25/2023। नोटिफिकेशन नंबर जो 25 आई है, एनुअल रिटर्न के केस में अगर आपको पता हो तो लेट फी काफी ज्यादा है, बट नोटिफिकेशन नंबर 25/2023 के अकॉर्डिंगली जो लेट फी है उसको फिक्स कर दिया गया टिल द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक के लिए। जो लेट फी का जो मैक्सिमम कैपिंग रहेगी वो है 10,000 रुपीज, अगर वो रिटर्न फाइल कर दी जाए टिल द डेट ऑफ 30th जून 2023। ऐसा पहले बताया गया था, पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी 31 मार्च 2023 को, बट अब इस डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2023 कर दिया गया है। तो अगर किसी के ऊपर एनुअल रिटर्न सिर्फ जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C नहीं, सिर्फ एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो कि रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 44 की, यदि वो 31 अगस्त 2023 तक अपनी जीएसटीआर 9 फाइल कर दें तो जो मैक्सिमम लेट फी रहेगी वो 10,000 रहेगी। अगर किसी ने अपनी एनुअल रिटर्न 2017-18, 18-19 या 21-22 तक फाइल नहीं करी तो 31 अगस्त 2023 तक फाइल कर सकते हैं। साथ के साथ मैं एक चीज ये भी जोड़ना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से ये जो लिमिट है लेट फी की वो कैपिंग हो गई थी 0.02% ऑफ टर्नओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन विच स्टेट वन रजिस्टर्ड पर्सन इज सिचुएटेड। तो उसके लिए अगर नोटिफिकेशन देखनी हो तो वो 31 मार्च 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसको भी रेफर किया जा सकता है। अगर कोई देखना चाहता है कि लेट फीस का अमाउंट कितना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 और ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, बट जो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो बीत चुके हैं 21-22 तक के लिए, उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2023 है। एनुअल रिटर्न फाइल कीजिए, जीएसटीआर 9 फाइल कीजिए, मैक्सिमम लेट फी जो है वो 10,000 रहेगी। इसमें मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं, ये जो 10,000 है ये 10,000 अंडर सीजीएसटी एंड 10,000 अंडर एसजीएसटी, तो टोटल जो पे करना पड़ेगा वो 20,000 रहेगा। समटाइम्स जब हम सिर्फ सीजीएसटी की नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमें लगता है सिर्फ 10,000 है, बट एक पैरेलल नोटिफिकेशन एसजीएसटी की भी जारी होती है तो 10,000 यहाँ और 10,000 वहां। अगर 250 सीजीएसटी तो 250 एसजीएसटी, अगर 500 सीजीएसटी तो उसको कभी भी आप 500 मत मानिएगा, उसको हमेशा आप 1000 मानिए, बिकॉज एक पैरेलल नोटिफिकेशन सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी जारी होती है। तो इस नोटिफिकेशन को अगेन बस मैं फाइनल कंक्लूड करता हूँ। एनुअल रिटर्न अगर फाइल नहीं करी है टिल द फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइल इट बिफोर 31st अगस्त 2023
and just pay late fee of 10,000 rupees under each act, 10,000 under CGST and 10,000 under respective state or union territory act. Now I am coming to the last notification. That last notification is also very important, GSTR 10. और इसके बारे में भी बात करने से पहले I would like to create context of GSTR 10. हमें सेक्शन 45 मालूम होना चाहिए GSTR 10 को समझने से पहले. सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट फाइनल रिटर्न. यदि किसी भी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हो चुका है, चाहे उसने खुद करवाया या डिपार्टमेंट ने किया, तो उसको इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर के 3 महीने के अंदर अपनी एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 10. और काफी लोग ऐसे हैं जिनका नंबर कैंसिल हुआ बट उन्होंने अपनी फाइनल रिटर्न जो कि सेक्शन 45 की रिक्वायरमेंट है वो GSTR 10 फाइल नहीं की होती. तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी GSTR 10 31 अगस्त 2023 तक फाइल कर देंगे. तो आई थिंक बड़ी नॉमिनल लेट फी है, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. जरूर जब मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा तो मैं उसके बीच में लिख दूंगा कि वो लेट फी कितनी है या पूरी की पूरी माफ हुई है. आई विल हैव टू रेफर द नोटिफिकेशन. बट वो आई थिंक वो 500 होगी थी, 500 अंडर ईच एक्ट. बट आई विल हैव टू रेफर द नोटिफिकेशन. आई एम नॉट सेइंग दैट विद कॉन्फिडेंस एज ऑफ नाउ और विद कंफर्मिटी एज ऑफ नाउ. आई विल श्योरली राइट द सेम इनटू दिस पीपीटी लेटर ऑन. बट अगर किसी व्यक्ति का नंबर कैंसिल हुआ है तो उसको GSTR 10 फाइल करनी होती है 3 महीने के अंदर. और अगर उसने 3 महीने के अंदर फाइल नहीं करी तो ऑफ कोर्स लेट फी काफी हायर है. बट उस लेट फी की कैपिंग कर दी गई थी 31 मार्च 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी. और ये जो डेट थी GSTR 10 फाइल करने की लास्ट डेट वो 30 जून तक बढ़ा दी गई थी. बट इस नोटिफिकेशन नंबर 26/2023 के थ्रू उस डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2023 कर दिया गया. तो अगर किसी ने अपनी GSTR 10 फाइल नहीं करी तो प्लीज फाइल इट. फाइनल रिटर्न जरूर फाइल कीजिए. अगर आपका टैक्स नील है तो 0 की रिटर्न फाइल करनी है. बट अगर आपके पास कुछ गुड्स पड़े हैं या कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स पड़े हैं जिनके ऊपर आपने क्रेडिट वगैरह लिया और 5 साल से अभी कम बीते हैं, तो जो भी रूल्स कहते हैं, रूल 42, 43 व्हाटएवर, जो भी, या सेक्शन 18, आई एम नॉट गोइंग दैट मच इनटू डिटेल, बट जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स पे कीजिए कैपिटल गुड्स पर. या अगर आपके पास नॉर्मल गुड्स पड़े हैं, इनपुट्स पड़े हैं, तो जो भी है उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए GSTR 10 के थ्रू. एंड इफ यू हैव नथिंग ऑफ दोज तो 5 मिनट का काम है, अपनी GSTR 10 नील की फाइल कीजिए और लेट फी की जो बेनिफिट मिला है जो 31 अगस्त तक, उसका बेनिफिट उठाइए. तो राजेश जी, मैंने नोटिफिकेशन तो सारी शेयर कर दी. यदि आप कहें तो मैं एक सर्कुलर शेयर कर दूं. सिर्फ Yes, yes, sir. 5. Please, sir. देखिए टोटल 8 सर्कुलर आए थे 17 जुलाई 2023 को, 192 से लेकर 199. तो राजेश जी ने मुझे कहा था कि 31 जुलाई खत्म हुई है, तो आज का जो सेशन है वो 1.25 घंटे से ज्यादा का मत रखूं. ऑलरेडी मेंबर्स के ऊपर काफी बार रहा ITRs का, तो 1.25 घंटे का रखा जाए. तो आई एम नॉट टेकिंग ऑल सर्कुलर्स, बट मैं एक सर्कुलर आपके साथ शेयर करता हूँ, काफी इजी रहेगा समझना. सर्कुलर 192. सर्कुलर 192 को डिस्कस करने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछूंगा और उससे आपको सर्कुलर 192 बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. एज्यूम कीजिए कि किसी व्यक्ति से आप गुड्स खरीदते हैं किसी सप्लायर से, और उस सप्लायर की शर्त यह है कि 3 महीने तक अगर आप उसके पैसे नहीं दोगे तो वो आपसे 12% इंटरेस्ट लेगा. अगर आप 3 महीने से ज्यादा उसके पैसे नहीं दोगे तो वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, ऐसे सप्लायर की शर्त है. और एज्यूम कीजिए उसने गलती से या डेलिबरेटली अपनी किताबों में आपके नाम के 2 लेजर खोले हुए. एज्यूम कीजिए एक दविंदर के नाम से और एक दविंदर सिंह के नाम से, और एक लेजर में उसने मेरे 10,000 रुपीज देने, 10,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और एक लेजर में उसने मेरे से 8,000 रुपीज लेने और 8,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है. तो क्या उसको मुझसे 8,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लेना चाहिए, या पहले क्लब करके वो देखे और क्लब करने के बाद जो फिगर बने 2,000 क्रेडिट, ही शुड नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम मी. आई एम जस्ट आस्किंग यस और नो. शुड ही चार्ज इंटरेस्ट? अगर उसकी किताबों में 2 बैलेंस है, एक में 10,000 क्रेडिट बैलेंस मेरे ही नाम का, और उसी की किताबों में एक दूसरा बैलेंस 8,000 डेबिट आ रहा है, तो अगर मैं नेट ऑफ करके देखूं तो 2,000 क्रेडिट बैलेंस है.
मीन्स मैंने उसको 2000 एक्स्ट्रा पे किए, तो शुड ही कंसीडर बोथ इंटरेस्ट और नेट अमाउंट? संजीव जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर उसकी किताबों में अगर एज्यूम करो 10,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा होता और 8,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता, तो उसको इंटरेस्ट सिर्फ 2,000 पर लेना चाहिए, ना कि पूरे 10,000 पर लेना चाहिए। क्वाइट लॉजिकल। यही सर्कुलर 160, यही हमारा सर्कुलर 192 का, वो ये कहता है कि अगर आपने आईजीएसटी का कोई क्रेडिट ले लिया जो आपको नहीं लेना चाहिए, बट अगर आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ आपका आईजीएसटी का बैलेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी के क्रेडिट बैलेंस को भी काउंट करके उसको टोटल में कंसीडर करके तब देखा जाएगा कि किस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बेनिफिशियल सर्कुलर है फॉर द पर्पस ऑफ क्लाइंट, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि अगर सपोज करो अगर उसने आईजीएसटी का कोई इनएलिजिबल या जो उसका नहीं बनता था उसने क्रेडिट ले भी लिया, अगर वो क्रेडिट नहीं लेता तो जो सीजीएसटी या एसजीएसटी में बैलेंस पड़ा था क्रेडिट का वो उसको यूटिलाइज कर सकता था। दैट वाज वेरी मच टू बी अलाउड टू बी यूज्ड अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, not only IGST, CGST and SGST credit balance is also to be taken into consideration as far as calculation of interest under section 50 subsection 3 is concerned. This is circular 192 और क्योंकि टाइम पड़ा था तो राजेश जी मैंने इसको एज ए बोनस सर्कुलर 192 भी डिस्कस कर दिया। अदरवाइज अगर लंबा सेशन होता तो शायद सारे सर्कुलर को भी मैं डिस्कस कर पाता, बट considering the paucity of time, I will conclude here. I will take the questions. क्वेश्चन ले लो सर, जो 2-3 क्वेश्चन है बस, वैसे तो है नहीं कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है, एक मिनट। एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट जीटीए फॉलोइंग फॉरवर्ड चार्ज इन सो फार एज ई इनवॉइसिंग इज कंसर्न? देखिए परवेज जी आपका जो क्वेश्चन है, क्या जीटीए के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है? नो, जीटीए इज नॉट एप्लीकेबल ओवर जीटीए, तो ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल आंसर है और ये लिखा हुआ है और ये मैंने पीपीटी में ऑलरेडी इसका जिक्र भी किया हुआ है और आई विल शेयर द पीपीटी विद यू, यू विल गेट टू नो लेटर ऑन अबाउट दिस। एक क्वेश्चन है अलका भारद्वाज जी का, कैन ई इनवॉइस बी रेज लेटर इफ ओमिटेड टू बी रेज्ड अर्लियर? तो देखिए आपका जो पहले जो इनवॉइस अगर आपने जारी किया, अगर आप ई इनवॉइस जारी करना भूल गए तो वो इनवॉइस नहीं है। तो अगर आप ई इनवॉइस बाद में रेज कर भी देते हो तो उस दिन का डिफॉल्ट दूर नहीं होगा जो आपको पहले जारी करना था। तो ये ई इनवॉइस उसी दिन से फिर वैलिड माना जाएगा जिस दिन आपने बाद में जारी किया, क्योंकि ये पहले रेसिपिएंट के पास तो इनवॉइस था ही नहीं, रेसिपिएंट को भी इसका आईटीसी का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आई थी कि 7 डेज से रिलेटेड, बट वो बाद में होल्ड पर चली गई, तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग कि जो होल्ड पर चला गया। बट एज ऑफ नाउ यस, ई इनवॉइस कैन बी रेज लेटर, बट टिल द टाइम दिस डिफॉल्ट इज क्योर्ड या इसको ठीक तक नहीं किया जाता तो रेसिपिएंट को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेसिपिएंट इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो इनवॉइस है उस इनवॉइस को इनवॉइस नहीं माना जाएगा इन टर्म्स ऑफ रूल 48। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। एक क्वेश्चन है सचिन कुमार शर्मा जी का, इंटर ब्रांच ट्रांसफर। देखिए सचिन जी, जितना मैं आपके क्वेश्चन से समझ पा रहा हूँ, इंटर ब्रांच ट्रांसफर देखिए कोई कॉन्सेप्ट सीएसटी के टाइम का तो रहा नहीं कि हम फॉरम एफ पर गुड्स ट्रांसफर करते हैं दिल्ली से हरियाणा के अंदर। अब तो वो सप्लाई मानी जाती है, और जब वो सप्लाई मानी जाती है तो यस, ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल इवन इफ अंडर द सेम पैन, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25, डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन, और अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कोई सप्लाई होती है तो यस, ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। और यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि अगर सपोज कीजिए वो दिल्ली के अंदर ही दोनों के दोनों, और दिल्ली में उन्होंने 2 नंबर नहीं लिए, एक सिंगल नंबर के अंदर वर्क कर रहे हैं,
अगर तो वो स्टेट चेंज हो गया तब तो जीएसटी नहीं बदल गया, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट से हमारा जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा। बट अगर सेम स्टेट के अंदर अगर सिंगल नंबर है और अगर मोर देन 1 ब्रांच है, देन जो गुड्स ट्रांसफर होते हैं वो बाय वे ऑफ डिलीवरी चलान होते हैं, टैक्स इनवॉइस नहीं होते। इन दैट केस ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज in that case goods are supplied from, or sorry, goods are transferred from one branch to another within the same state on the basis of delivery challan. But if from one state to another, then tax invoice is applicable, then e invoicing is applicable. और अगर एक सेम स्टेट में भी अगर मोर देन 1 नंबर लिए हुए हैं, अगर जीएसटी नंबर इज डिफरेंट, then yes, e invoicing is applicable. I hope I'm clear on this, Sachin ji. दो क्वेश्चन और है सर इसमें आए हुए हैं। एक तो प्रवीण मल्होत्रा जी का है, सर एडवांस इंक्लूडेड इन जीएसटी एग्रीगेट एंड टर्नओवर, मतलब इनकी जो टर्नओवर है 4,98,00,000 है और एडवांस ऑन विच जीएसटी पेड इन्होंने 3 लाख किया है, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है? सर ये ना बहुत ही इनफैक्ट मतलब रियली वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन फॉर मी। और इस क्वेश्चन को मैंने काफी ढूंढा भी है, ई इनवॉइस को भी 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। इसको रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक करके देखते हैं। ई इनवॉइसिंग तो बहुत छोटा क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन के सामने। सपोज कीजिए किसी ने 18 लाख रुपए की सप्लाई कर दी और उसको 3 लाख रुपए का एडवांस रिसीव हो गया, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना है? एज्यूमिंग ही इज इनटू सर्विसेज, तो क्या मैं उसको 21 लाख रुपए मानूं या 20 लाख रुपए से कम मान के उसको कहें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? तो मैंने इस क्वेश्चन को काफी बार राजेश जी पढ़ने की कोशिश करी है और मैं ना किसी कंक्रीट आंसर पर नहीं पहुंच पाया, और मैंने गूगल पर इसे ढूंढा भी। गूगल पर एक टैक्स वेबसाइट है टैक्स मैनेजमेंट इंडिया, उसके अंदर भी मैंने पढ़ा और एक्सपर्ट्स के व्यूज यही बन रहे थे कि इसको एग्रीगेट टर्नओवर में एडवांस को इंक्लूड करना चाहिए। ऑल्दो मैं लॉ से इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाया, बट अगेन टू बी ऑन द सेफर साइड, कल को अगर डिपार्टमेंट ने बोला कि इसको इंक्लूड करना था और तब वो एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन फेस करे, देन इट्स बेटर टू एडवाइज टू सच अ क्लाइंट कि इस 3 लाख को इंक्लूड करो एंड बी ऑन द सेफर साइड। बाकी मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करी थी, मैं इस आंसर को नहीं ढूंढ पाया। इस क्वेश्चन के बाद अगेन आई विल ट्राई कि मैं इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की जरूर कोशिश करूं कि दिस इज टू बी एडेड और नॉट टू बी एडेड। बट अगेन आई सेड कि एक टैक्स मैनेजमेंट इंडिया वेबसाइट भी है, उसके ऊपर भी इस क्वेरी को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया था और 4-5 एक्सपर्ट का व्यू यही था कि एडवांस इज टू बी इंक्लूडेड in aggregate turnover. So on the basis of that discussion, I will say yes, turnover is 5.01 CR, e-invoicing is applicable. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये एक यूजर जी हैं, वेयर GSTR 3B is already filed and taxpayer discharge tax liability through DRC 3 for difference in GST। हाँ सर ये ना क्वेश्चन आज से संबंधित नहीं है, तो मैं ना बिल्कुल ऑडियंस Okay. को डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा। ये एक अलग टाइम होता तो मैं जरूर लेता, बट आई विल स्टिक टू डिस्कशन ओनली। और रजय जी यदि आपको ठीक लगे आप बेशक मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, अगर ये मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे डालेंगे तो आई विल शेयर द आंसर विद देम। सर एक ये 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, whether e-invoice needs to be generated by the petrol pump dealer on taxable supply। देखिए इसके ऊपर ये लिखा है कि नॉन एग्जेम्प्ट में ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, सो द आंसर इज नो। और एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू B2C सप्लाई, देन द आंसर इज आल्सो करेक्ट कि अगर B2 ये जो ई इनवॉइसिंग है B2B अप्लाई करती है, B2C अप्लाई नहीं करती। तो पेट्रोल के केस में भी ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल, B2C भी अप्लाई नहीं करेगी। और होटल इंडस्ट्री के केस में भी वही है, क्योंकि ज्यादातर B2C काम होता है तो ई इनवॉइसिंग विल नॉट रिमेन एप्लीकेबल। ऑल्दो ठीक है, मैंने इस पूरे सेशन में कहीं भी ये नहीं बोला कि ये B2B पर अप्लाई करती है, B2C पर अप्लाई नहीं करती। तो दैट आई टेक दैट इज शेयर नाउ कि ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन B2B एंड नॉट ऑन B2C। राजेश जी आई थिंक आई एम डन। हाँ ठीक है सर, अब कोई क्वेश्चन भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। और आफ्टर द डेलिब्रेशन आई कैन से ओनली सिंह इज ऑलवेज किंग, बिकॉज सिंह साहब हमेशा तैयार रहते हैं और जब भी मैंने इनको फोन किया है ऑलवेज से यस, चाहे वो कोई क्वेरीज हो
जीएसटी से रिलेटेड कहीं की भी हो। और देखिए विद इन ए शॉर्ट टाइम, जब मैंने इनको कल फोन किया, इन्होंने इमीडिएटली बोले कि राजेश जी अब आपकी इच्छा हो रख लीजिएगा। और मेंबर्स ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है। दो अभी आज हमारे नंबर काफी कम है, मुझे लगता है लोग थके हुए हैं, तो आज वो वेबिनार के मूड में नहीं थे। लेकिन फिर भी जब मैं इनको रिकॉर्डिंग जब अपलोड करूंगा तो जरूर 4 फिगर्स में जरूर ये लोग इसको करेंगे। और आई ऑल्सो वेलकम आवर अनदर स्पीकर, लर्नेड स्पीकर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित कुमार गुप्ता जी। वेलकम यू सर, आप भी हमारे थैंक यू साथ सर, थैंक पूरे यू। टाइम रहे। यस और सर। सिंह, और, और मुझे लगता नहीं अब ई इनवॉइसिंग पे किसी भी मेंबर की कोई क्वेरीज होगी या कोई डाउट होगा। यदि कोई डाउट है भी तो सिंह साहब ने अपना नंबर दे ही दिया है।